हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो जो है निरंतर मिल रही है संविधान की। अभी हमारा संविधान की क्लास जीके में चल रहा है और बाकी के मैथ्स की आप क्लास ले रहे हुए कंटिन्यू। हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आप आपका नोट्स तैयार करते रहिए साथ में, और हम स्टार्ट करते हैं फिर आज संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड, अनुसूचियाँ क्या होती हैं? तो अनुसूचियाँ वो है जिसको संविधान में पॉइंट को नंबरिंग करके लिखा है ना। पॉइंट को जो नंबर दे के 1 2 3 में से इस तरीके से लिखा गया है, जो अनुसूचियों को अलग से। तो हमारे संविधान में हम बात करें, जब मूल संविधान बना था जब थी 8 अनुसूचियाँ। इसके बाद में क्या हुआ, संविधान में जो संशोधन आपने पढ़ा था, संशोधन मैंने बताया था, संशोधन दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया था आर्टिकल 368 के तहत, जिसमें हम संशोधन करके अनुसूचियों में संशोधन किया गया। जो 8 के बाद संविधान में संशोधन करके अनुसूचियाँ बढ़ाई गई। 8 के बाद 12 तक 4 अनुसूचियाँ हम देखेंगे कौन कौन सी संविधान संशोधन में कौन कौन सी अनुसूचियाँ बढ़ाई गई थी। 8 के बाद जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई थी उनको हम पढ़ेंगे। तो अनुसूचियों को अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल की हम बात करें, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। अनुसूचियाँ, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल्स जो होती हैं वो उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको, और दोस्तों मैं बड़ी ट्रिक के साथ आपको इसको पढ़ाऊंगा कि बहुत जल्दी आपको ज़रूर पूरी याद हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हमारी जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची, तो कितनी अनुसूचियाँ टोटल? 8 थी और प्लस 4 बाद में हो गई, तो टोटल है 12। हम 12 अनुसूचियाँ आज पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची है, हाँ, तो जिसको हम ट्रिक के साथ ही आपको मैं बताऊंगा। तो देखो, अपन ABCD कुछ ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो पहली जो है हम इसको नाम देते हैं ए। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? ए से हमें बनाना है ऑल इंडिया। ये किसकी बात करते हैं? पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? ऑल इंडिया के बारे में बताया गया। मतलब भारत में जो आज के समय वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं पूरे, उनके सबका वर्णन है। मतलब 28 पूरे राज्यों का वर्णन है, और पूरे आज के समय के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सबका वर्णन है इसमें। ठीक है, तो किस किस का वर्णन मिलेगा? पूरे राज्यों के बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दो तरीके के हमारे भारत देश में है। कि कुछ जैसे हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, ये राज्य हैं। बाकी के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हरियाणा, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है ना, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, ऐसे जो बाकी के क्या केंद्र शासित। तो इनके बारे में पूरा वर्णन अगर आपको मिलेगा तो कौन से मिलेगा? पहली अनुसूची में, है ना। ऑल इंडिया, कैसा हमने ट्रिक बनाई है इसकी? ऑल इंडिया। ये से क्या है? ऑल इंडिया के बारे में जो वर्णन करेगा, तो वो कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची। ठीक है, इससे हम मतलब ये समझ सकते हैं, अगर कोई भी पहली अनुसूची को समझेगा तो ये समझ सकते हैं भारत में है कितना राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। ये दोस्तों हम समझ सकते हैं पहली अनुसूची से, है ना। तो इसको स्टेट और यूटी आप लिख सकते हैं, इनको शॉर्ट में स्टेट। ठीक है, और ये स्टेट, ठीक है, और ये आप इधर कर लो आप तो यूटी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है,
तो स्टेट्स कितने हैं, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेगा तो आपको किससे होगी, पहली अनुसूची में। अब हम बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, बी। ABCD से हम ट्रिक बनाइए ना, तो बी से हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में आप बी से बना सकते हैं हम क्या, वेतन और भत्ता। ठीक है, तो इससे हम ट्रिक बनाते हैं क्या क्या, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। तो दोस्तों इस पहली अनुसूची में किसकी बात कर रहे थे हम, स्टेट्स की और केंद्र शासित प्रदेश की, मतलब पूरे भारत में क्या कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से अगर वर्णन होगा तो पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन और भत्ते। अब कौन के वेतन और भत्ते, दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, वेतन और भत्ते के। जो भारत संचित निधि, भारत सरकार की संचित निधि है जिससे ये वेतन भत्ते दिए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो आते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इसमें। जैसे किसके देना वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति को, आपके उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, जजेस जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको, प्रधानमंत्री को, जितने जो बड़े बड़े लोगों को जो वेतन दी जाती है उनके बारे में वर्णन कहाँ पे आपका, दूसरी अनुसूची में। और दोस्तों इसमें भत्ता भी दिया जाता है इन लोगों को, तो वो उसका भी वर्णन हैगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें सैलरी जो वेतन दी जाती है वो सबसे ज़्यादा है किसकी, राष्ट्रपति की रहती है, संवैधानिक तौर पे जो लिखित तौर पे जिसको हम देते हैं, तो वो राष्ट्रपति की कितनी, 5 लाख रुपए सबसे ज़्यादा सैलरी अगर किसकी है तो वो है राष्ट्रपति महोदय जी की। तो राष्ट्रपति महोदय की कितनी है, 5 लाख रुपए है, ये भी आपको याद रखना। तो वेतन भत्ते जी कहाँ से दिए जाते हैं, भारत सरकार जो देती है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनके सबके बारे में जो वेतन देती है वो किस में बताया गया है, अनुसूची दूसरी में। ठीक है, अब तीसरी अनुसूची की हम बात करते हैं। ठीक है, तीसरी अनुसूची, तो हम A, B और तीसरे नंबर क्या आती है, C से हम बात करें, C से हम ट्रिक बना सकते हैं शपथ। क्या कर सकते हैं, शपथ। C से हम क्या लिख सकते हैं इसको, शपथ। ठीक है, तो जो शपथ के बारे में वर्णन है, शपथ दिलाई जाती है, आपने देखा होगा राष्ट्रपति महोदय भी बन के जाते हैं, या सांसद MP जो रहते हैं सांसद, है ना, तो इनको जो शपथ रहती है वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति हैं, ये जो भी जितने भी बड़े बड़े जो उच्च पदों पे रहते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है उसका वर्णन हमें कहाँ मिलेगा, तो वो हैगा तीसरी अनुसूची में। ठीक है, मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, ये सबको शपथ की बात करेंगे तो शपथ किस में दिलाई जाएगी, किस में लिखा है शपथ के बारे में, तो आप देखेंगे तीसरी अनुसूची में, जिसको हम A से B और C। अब हम बात करें चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची की मैं बात करता हूँ अब, तो अब A B C, चौथे नंबर पे क्या आता है, D का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। आप इसको याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक बना लें अपन, तो डिवीज़न क्या है, डिवीज़न से अगर आप बात करें इसको, ठीक है, D मतलब कोई अपन डी नहीं, D का मीन्स हम निकाल सकते हैं यहाँ पे डिवीज़न। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको ऐसा नहीं कि ये इसका मीन्स कोई उसमें दिया हो, ये तो सिर्फ अपन ने जो ट्रिक बनाई है। ठीक है, ये सब क्या है, ट्रिक है इसकी। ठीक है, तो डिवीज़न का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का विभाजित होना, बांटना। तो इसमें राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं, आपने देखा होगा कहाँ से जाते हैं, ये राज्यों से जाते हैं। तो हमारे 28 राज्य अभी हैं जो वर्तमान में, क्योंकि जम्मू कश्मीर 29वां राज्य था, जो उसको हमने 29 राज्य थे, उनमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर को हमने क्या बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बना दिया है। तो हमारे 28 राज्य बचे, तो उनमें से 28 राज्यों में से क्या हो गया, राज्यसभा की एक निश्चित, ऐसा नहीं है किसी भी राज्य से कितने भी सीटें पहुंचा दो, तो एक निश्चित है इनका, है ना। तो जैसे मध्य प्रदेश में से 11 जो राज्यसभा की सीटें हैं, तो ऐसी जो राज्यसभा में कितने लोग प्रतिनिधित्व करेंगे कि किस राज्य से, उनका बारे में ये बंटवारा इसमें हैगा कि इस राज्य को इतने मिलेंगे। और तो इसमें देखिए आप कि राज्यसभा सदस्य हम जिसको बोलते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व के बारे में हम बात करेंगे। अब वो कहाँ से होता है राज्यसभा का, तो आप करेंगे राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब आप कह रहे हैं केंद्र शासित, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि केंद्र शासित प्रदेश में तो विधानसभा ही नहीं है और नहीं होती, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, एक तो दिल्ली और एक है पांडुचेरी। तो दिल्ली और पांडुचेरी से वहाँ विधानसभा है, तो वहाँ से विधायक जो उनके वोटिंग करके वहाँ से भी राज्यसभा में और सदस्य भेजते हैं और बाकी के राज्य से तो भेजते ही हैं, है ना। तो राज्यसभा सदस्य का प्रतिनिधित्व कितना होगा, ये कहाँ से पता चलेगा आपको, 4वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अगला आप देखेंगे 5वीं जो अनुसूची है हमारी 5वीं अनुसूची, ठीक है। 5वीं अनुसूची की हम बात करें तो 5वीं अनुसूची है जिसको देखो 5 जो हम लिख रहे हैं, तो 5 का अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसा, है ना। ये ट्रिक है, ये भी अपन क्या कर रहे हैं, इसकी ट्रिक बना रहे हैं। तो देखिए ये किसके जैसा बनता है, 5 का अपन ऐसा लिखते हैं, ऐसा अगर मैं 5 लिखूं तो ये कैसा बन रहा है, एस जैसा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एससी और एसटी, इसका मतलब क्या होता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो एससी और एसटी के अनुसूचित जो क्षेत्र हैं और इनके इसमें जो प्रशासन और इनका नियंत्रण के बारे में अगर हम बात करें, ये कौन सा क्षेत्र रहेगा, कैसी इनकी सुविधा रही एससी और एसटी के बारे में, तो एससी और एसटी का उल्लेख अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी अनुसूची में, वो है 5वीं में। आपको याद कैसे करना है, तो 5S के जैसा रहता है, तो एससी और एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अगर उल्लेख हैगा इनके प्रशासन और क्षेत्र, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख हैगा इसमें। अगर आप बात करें इनका अनुसूचित क्षेत्र हैगा, अनुसूचित जाति का क्षेत्र, और प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, तो अनुसूची 5वीं अनुसूची है, उसके बारे में हम करेंगे, है ना। तो एक और मैं ऊपर लिखता हूँ, अगर हो सकता है आपको नहीं दिखे, है ना। तो 6वीं अनुसूची और लिख लेते हैं हम, है ना। ये दोनों को हम साथ में याद कर लेंगे। इसलिए देखिए 6वीं जो अनुसूची हमारी है, ठीक है, तो 6वीं अनुसूची की हम बात करें, 6वीं अनुसूची, तो दोस्तों इसमें क्या हैगा, 6वीं अनुसूची को आपको ट्रिक करना है, अमी मैत्री। आप तो अमी मैत्री से याद कर लीजिए। अमी मैत्री का मतलब क्या हैगा, तो आप उसको समझिए। अमी मैत्री का असम, मिजोरम, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे, इनके जो राज्य हैं असम, ठीक है। तो आप अगर पूर्वोत्तर के जो राज्य आप देखेंगे तो असम मिलेगा आपको, उधर असम मिलेगा, उसी से लगा हुआ आपका नीचे आप आ जाओगे तो आपका कौन सा, मेघालय उसी के पास में, फिर मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो अमी मैत्री से आपको याद रखना है, अमी मैत्री में जो 4 जो राज्य हैं, है ना, 4 राज्य हैं, उनकी जो एसटी है, इसमें सिर्फ एससी नहीं है, इसमें सिर्फ एसटी का उल्लेख किया गया है। तो एसटी जो है, एसटी की जनजाति के, एसटी जो जनजाति है, क्षेत्रों के इनके जो क्षेत्रों के विशेष प्रावधान हैंगे के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो आपको देख लेता हूँ मैं, आपको दिख रहा है कि हाँ तक दिख जाएगा। तो 6वीं अनुसूची में हम बात करेंगे अमी मैत्री, इसको आप याद रखना है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की हम बात करें तो 4 राज्यों में जो एसटी के क्षेत्र के जो प्रशासनिक के बारे में जो विशेष प्रावधान इसमें बताए गए हैं, ठीक है, 6वीं। अब मैं आपको ये रब कर देता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लिख करते हैं 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों आप इनको
बिल्कुल ट्रिक के साथ एक दो बार अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आराम से आपको ये पूरी अनुसूचियाँ जो हैं याद हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। बहुत बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखिए आप सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में हम बात करते थे कि सात, सात से मतलब है क्या, सा आ रहा है तो सा शब्द आ रहा है, सात से हम कर सकते हैं सूची। ठीक है, सात से क्या सर आ रहा है, सूची। ये हमने क्या बना ली इसकी, ट्रिक। ठीक है, इसको आपको याद करने के लिए ट्रिक होगा सात से सूची। तो इसमें दोस्तों याद रखना है तीन प्रकार की जो सूचियाँ हैं। ठीक है, अब सूचियाँ क्यों बनाई गई, सूचियाँ इसलिए बनाई गई क्योंकि उन्हें पता था बैल कानून बनेगा तो इनकी आपसी में राज्य और केंद्र का विवाद ना हो, इसलिए सूचियाँ बनाई गई थी। इसमें सूची जो बनाई गई थी है ना, उसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति थी उनका बंटवारा करना, कि भैया केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियाँ रहेंगी, राज्य के पास क्या शक्तियाँ रहेंगी, इनके बंटवारा करने के लिए सूचियाँ बनाई गई। तो इसमें सातवीं अनुसूची जो थी उसमें कितनी, 3 अनुसूचियाँ रखी गई। कौन कौन सी, तो आप याद रखना है, एक संघ, तो हम याद कर इनको 3 तरीके की, संघ सूची, ठीक है, और एक होती है आपकी राज्य सूची। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट। ठीक है, ये होती है समवर्ती सूची। तो 3 प्रकार की अगर सूचियों की बात, सात सूची, तो 3 प्रकार की अगर सूचियों की बात करेंगे तो वो कौन सी में है, सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में सूचियों के बारे में वर्णन है। तो आप सूचियों को ये लिख दिया है मैंने, आप इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें, आपको मैं बताऊं कि ये संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या और समवर्ती सूची क्या है। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं संघ सूची को। फ्रेंड्स देखिए, संघ सूची जो है इस पर जो कानून बनाती है, इस पर कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। ठीक है, तो संघ सूची की हम बात करेंगे है ना, तो ये कौन बनाती है, इस पर केंद्र सरकार। इसकी मुख्य बात क्या क्या, केंद्र सरकार कानून बनाती है इस पर। ठीक है, कानून बनाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कानून बनाएगा, जी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कितने विषय पे कानून बनाएगी ये भी हमें विषय बताना पड़ेगा इसमें। तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें जो है 97 विषय पहले थे। ठीक है, अब तो वर्तमान में कितने हैं, इसमें 100 विषय। वर्तमान में कितने विषय हो गए, 100 विषय। तो मतलब 100 विषय पर ये कानून बनाती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें 100 विषय रखे गए हैं, 100 विषय। ठीक है, 100 विषय पे क्या बनाएगी, अब कानून बनाएगी। मतलब इनमें राज्य का कोई रोल नहीं है, मतलब केंद्र सरकार जैसा कानून बनाए ऐसा नहीं है राज्य इसमें कुछ हस्तक्षेप करें। तो इसमें कौन, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। 100 जो विषय रखे गए हैं, तो 100 विषय पे कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। पहले ये 97 थे, बाद में इनको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 100 विषय। अब जी आप ये आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऐसे कौन से विषय होते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बनाई, राज्य को अधिकार नहीं है। तो आप जैसे याद रख सकते हैं, जैसे जनगणना। तो देखिए जनगणना का जो काम रहता है वो कौन का रहता है, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार ही कराती है। और फिर जनगणना के बाद आप देखेंगे जैसे रेलवे पे कौन कर रहता है, तो आप केंद्र सरकार की इस पे ही कानून बनाएगी। फिर है आपका जैसे एक और बात करें अपन, मुद्रा, पैसा देखा होगा, नोटबंदी हुई थी। मोदी जी ने आके एक रात में कह दिया आज रात 12 बजे के बाद ये पुराने नोट नहीं चलेंगे। ठीक है, तो लोग बाग देखा होगा 8 नवंबर में पहले ही घटना हुई थी। ठीक है, 8 थी या 16, 8 ही थी शायद, है ना। तो मुद्रा किसका है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ही मुद्रा जारी करती है, ऐसा नहीं है राज्य अपनी अपनी मुद्रा अलग बना ले, तो केंद्र सरकार है। नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवेज का जो रहता है, तो राष्ट्रीय जो हाईवे रहती हैं, नेशनल हाईवे, ठीक है, तो इन पे भी कौन करता है, केंद्र सरकार। फिर आपका आएगा और भी आप रख सकते इसमें, हाँ एक और होता है विदेशी मामले। ठीक है, विदेशी मामलों पे जो कानून बनाना करना, तो वो किसका रहता है, ठीक है,
केंद्र सरकार का। फिर आपने देखा होगा जैसे आर्मी, हमारी सेना, इन सब पे कौन का काम रहेगा, ठीक है, किसका, आपका केंद्र सरकार का, ठीक है। अगला जो हैगा, अगला इसी में कर देते हैं हम, अगला हैगा राज्य सूची, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको आ जाएगा समझ में कि संघ सूची जो है 97 विषय थे और आज वर्तमान में 100 विषय हो गए। केंद्र सरकार इनमें कानून बनाती है, ठीक है, और क्या क्या रहते हैं वो आपको बता दिया। अगला हैगा आपका राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य सूची, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, राज्य सरकार जो रहेगी वो कानून बनाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राज्य सरकार इसमें कानून बनाती है। और इसकी हम विषय की बात करते हैं, इसमें कितने विषय रखे गए हैं। और देखो राज्य सरकार, तो इसमें एक और बात आप समझना कि राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर इसमें लगे आपको, तो फ्रेंड, तो राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है, ठीक है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर, अगर कोई राष्ट्र का हित हो रहा है, ऐसे कोई संबंधित कुछ बात है, और जैसे कोई बॉर्डर वाला राज्य ऐसा कुछ है, तो उसमें अगर राष्ट्र हित का है तो केंद्र सरकार भी उसमें कानून बना सकती है, वो भी मान्य होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें विषय कितने थे। देखिए, पहले अगर हम विषय की बात करेंगे तो विषय पहले इसमें कितने थे, 66 विषय थे, जो वर्तमान में कितने रह गए, 66 विषय थे इसमें, है ना, ये आपको याद रखना। और लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, ठीक है, तो वर्तमान में इसमें कितने, 61, 5 विषय इसके कम कर दिए गए। अब ये 5 विषय कहाँ रख देंगे हम, समवर्ती सूची में। पहले उसमें 47 विषय थे, उसमें 52 कर देंगे, ठीक है। तो इसके जो विषय 66 विषय पे राज्य सरकार जो कानून बनाती थी, ठीक है, मतलब अपना काम करती थी ये। अब इस पे कितने पे करेगी, 61 विषय पे। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से विषय जाते हैं, इन पे कौन कानून बनाती है। तो आपको याद रखना, जैसे देखा होगा आपने पुलिस, है ना, पुलिस जो रहती है, ठीक है, या आपने देखा हो वैकेंसी जो आती है, जो मध्य प्रदेश, ठीक है, स्टेट पुलिस जो रहती है ना, वैकेंसीज आती हैं, संविदा की आ गई, टीचिंग वाली, या फिर अलग अलग जो आती हैं, है ना, ये सिर्फ राज्य की रहती हैं, अलग, हर एक राज्य में अलग अलग जैसे आती हैं। जैसे पुलिस देखा होगा आपने, राजस्थान पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है। तो इसमें केंद्र सरकार को कोई वो नहीं है कि तुम कितने पुलिस रख रहे हो, कितनी रख रहे हो, ये वैकेंसी कितनी देना है, तो वो सब किसका काम है, राज्य का, ठीक है। पुलिस व्यवस्था का अगर हम बात करें तो ये किसकी है ना, पुलिस व्यवस्था, ये किसका विषय है, तो ये राज्य सरकार का, ठीक है। अगली हमारी जो सूची है, अगर आपको अभी नहीं दिखेगी नीचे, मैं और इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अगली जो सूची रहेगी हमारी इसी की, कौन सी रहेगी, तो समवर्ती सूची। राज्य सूची हो गई। अब अगली देखिए आप, कौन सी, समवर्ती सूची, ठीक है। तो अगली है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। 3 प्रकार की हमने सूची पढ़ी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट अगर लिस्ट की हम, कॉन्करेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। अब समवर्ती सूची की हम बात करते हैं, समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाएगा। तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पे केंद्र भी बना सकता है कानून, और राज्य, दोनों सरकारें बना सकती हैं। अब मान के चलो, अगर कानून बना रहे हैं और कानून में इधर से कुछ विषय इस पे केंद्र सरकार कर रही है और कुछ राज्य सरकार, अगर उनमें अनबन हो रही है, बात समझ में नहीं, असमंजस में क्या डिसीजन लिया जाए, तो लास्ट में डिसीजन जो रहता है वो माना जाता है केंद्र सरकार का। इसमें राज्य को इतना पावर नहीं है, केंद्र सरकार को इसमें पावर रहता है। अगर कहीं ऐसा पेंच फंसता है तो वैसे तो जिसने बना लिया, जो अगर सही बन गया, सब से सहमति बन गई तो कोई बात नहीं। अगर कहीं असमंजस या कुछ गड़बड़ होती है ना, तो उसमें किसका माना जाता है, केंद्र सरकार का जो कानून बनाती है उसको केंद्र सरकार, संसद जो बनाती है, फिर वो माना जाता है। तो इसमें कौन कौन, केंद्र एवं राज्य सरकार, ठीक है, दोनों
कानून बनाती हैं, ठीक है, कानून बनाती हैं, ठीक है, दोनों ही कानून बनाती हैं, है ना, या बना सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें, लेकिन अगर कुछ असमंजस हो जाता है तो किसका मान्य रहेगा, फिर केंद्र सरकार का। अब इसमें हम विषय की बात करें, विषय कितने रहते हैं, तो देखिए विषय इसमें पहले कितने थे, 47 विषय थे, ठीक है, 47 थे। लेकिन आपने देखा था कि कुछ ऐसे विषय थे जिन पर दिक्कत आ रही थी कि केंद्र और राज्य के बीच में, तो उन्होंने फिर इनको इस 5 विषय इसमें रख दिए थे। 47 से इसमें कितने हो गए अब वर्तमान में, 52 विषय, ठीक है, 52 विषय, ठीक है, 52 विषय हो गए, ठीक है। 5 उसमें से कम कर दिए थे, 66 से देखा होगा आपने, कितने हो गए 61, और इसमें 47 से कितने हो गए 52। तो 52 विषय ऐसे हो गए जिस पे केंद्र और राज्य को दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है। अब एक कैसे, जैसे आपने देखा होगा, देखो क्या रहे, जैसे शिक्षा की हम बात करें तो CBSE बोर्ड है और MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, अलग अलग है। तो शिक्षा है, ठीक है। और अगर हम बात करें शिक्षा के बाद उसकी वन की, ठीक है, तो वन भी राज्य से संबंधित भी है और केंद्र से भी। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जैसे शिक्षा, ठीक है, वन, ये सब के ये आदि ये इस किस में आ जाते हैं, तो ये आ जाएंगे आपकी समवर्ती सूची में। तो आपको याद रखना 7वीं में क्या रखना है आपको, सूचियाँ, 3 प्रकार की सूचियाँ आपको मिलेंगी। पहली थी संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट हम इंग्लिश में बोलते हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिसमें पहले अगर आप बात करेंगे तो 97 विषय थे, और जो वर्तमान में अभी कितने 100 विषय हो गए। 100 विषय पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है, काम करती है ना। फिर हमने देखा था राज्य सूची, राज्य सूची में राज्य सरकार को अधिकार रहता है, राज्य सरकार इसमें कानून बनाती है। अगर राष्ट्र हित में हो जाता है तो फिर कौन आ जाती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और फिर हमने लास्ट देखी थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की हम बात करेंगे तो इसमें 47 विषय थे, और आज वर्तमान में कितने हो गए 52 विषय कर दिए गए। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे, ये हमारी 7वीं अनुसूची हो गई। अब हम पढ़ते हैं कौन सी, 8वीं अनुसूची, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं जो अनुसूची है हमारी, ठीक है। अब देखिए आप 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, एक मिनट देख लें। तो 8वीं अनुसूची जो है, 8 देखिए आप, 8 कैसा बनता है, ऐसा, इस तरीके से, ऐसे हम क्या बना सकते हैं, ये हम ट्रिक बना रहे हैं, ऐसा भा बना सकते हैं, ठीक है। तो भा से हम क्या हो जाएगा, ठीक है, भा से क्या बन जाएगी आपकी भाषा। तो इसमें किसकी, जो मानक भाषा है जो संविधान में रखी गई है, उसका वर्णन हैगा भाषा का 8 में। देखिए 8 का ऐसा नहीं लगता आपको कि बिल्कुल भा जैसा ऐसा बना सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा देखो आप, इसको भा के जैसा लग रहा है, आप ट्रिक बनाना है ना, ट्रिक से जाके हमें याद हो जाए। तो इसमें भाषा का उल्लेख है। तो अगर संविधान में हम बात करेंगे, ठीक है, संविधान या हाँ, संविधान में जो भाषा का उल्लेख किया गया है हम वो लिख सकते हैं। और इसमें मूल जो हम कितनी पहले कितनी थी, 14 भाषा थी, जो बाद में कितनी, और अपन देखेंगे संविधान संशोधन होते हुए जिसको भाषाएं जुड़ती जाएंगी। मैं आपको वो भी नोट कराऊँ कौन कौन सी भाषा है। तो संविधान की जो, संविधान में भाषा का वर्णन उसका है जी, जो मानक भाषा, ठीक है, उनका वर्णन, ठीक है, उनका वर्णन हैगा। तो जो मानक भाषा है संविधान में ही वो कितनी हैगी, तो देखिए 14 पहले थी, प्लस फिर 1 जुड़ेगी, फिर 3 आएंगी, और फिर लास्ट में 4 आएंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 22 भाषाएं। तो आपसे पूछा जाए संविधान में जो संवैधानिक जो भाषाओं का जो है, अब भाषाओं की ज़रूरत इसलिए पहले देखा होगा, इसलिए पड़ी क्योंकि राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो राज्य जब भाषाएं के आधार पर भी देखा था, पहला जो आंध्र प्रदेश बना था 1900 तो जो पहला जो हमने देखा था कौन सा जो राज्य बना था, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये भाषा के आधार पर बना था। तो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए थे, तो भाषा भी बढ़ाना जरूरी था, फिर भाषाओं को भी इनमें इसमें संविधान में और भाषाएं बढ़ाई गई। तो संशोधन हुए थे इनके लिए।
तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो मैं आपको पहला जो संशोधन हुआ आपका पहला संशोधन जो हुआ था इसमें, ठीक है, तो 1967 का आप याद रखें, 1967 में संशोधन, ठीक है, संशोधन हुआ। तो 1968 में कौन सा संशोधन हुआ, तो आपको याद रखना है इसमें जो संशोधन हुआ था वो था 21वां संविधान, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेते हैं आप तो 21वां संवैधानिक संशोधन। मैं आपको बताता हूँ कौन से वाले संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो पहला जो संशोधन हुआ था इसमें भाषा के लिए जो पहला तो अलग था, वो नवी अनुसूची जोड़ी, लेकिन इसमें जो संविधान संशोधन हुआ तो पहली कौन सी भाषा जोड़ी गई, वो जोड़ी गई सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो 1967 में जो हुआ ईस्वी का 21वां संशोधन, इसमें जोड़ी गई सिंधी। अब हुआ 1992, ठीक है, 1992 ईस्वी में हुआ कौन सा, ईस्वी में 71वां, ठीक है, कौन सा हुआ 71वां, ठीक है, 71वां ये संवैधानिक संशोधन। इसमें कितनी जोड़ी गई, 3 जोड़ी गई। तो 3 को आपको याद रखना है। एक ट्रिक बनाई है मैंने, कौन सी, नेकोमणि, नेकोमणि से आप कर सकते हैं। ने से कौन सी, नेपाली जो विदेशी भाषा थी, ठीक है, कोंकणी और आपकी मणिपुरी, तो 3 भाषा इसमें जोड़ी गई। कौन कौन सी, तो देखिए एक अपन इसको नंबरिंग कर देते हैं, और ये कितनी हो गई, 3 और 1 4 जोड़ गई। तो कौन कौन सी, ये नेकोमणि आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी, इससे आप याद रख सकते हैं नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। लेकिन संवैधानिक डेट का तो सन का तो कोई इतना महत्व नहीं, लेकिन आपको ये संविधान संशोधन जरूर याद रखना। 21वां संशोधन हुआ था उसमें हमने कौन सी जोड़ी गई थी, पहली जो भाषा बढ़ाई गई थी इसमें वो सिंधी थी, ठीक है। फिर इसमें हमने 1992 में जो था 71वां संशोधन किया, तो उसमें जोड़ी गई 3, नेकोमणि, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अगला जो संशोधन होगा 2003 में, कब होगा, 2003 ईस्वी में होगा। कौन सा वाला, 92वां, ध्यान रखना 92वां होगा जी। देखो वैसे 21, 71 और अगर इस तरीके से चला आता तो वो सरल था, लेकिन आप इनको अगर जोड़ देंगे तो देखो 92 हो रहे होंगे, 1 और 1 2 7 2 9, ठीक है, 92वां। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 92वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ, इसमें जो जोड़ा गया है उसको हम ट्रिक कर सकते हैं। देखो एक अपन अगर बोलें कि भैंस डूबी, है ना, तो एक ट्रिक बनाइए वैसी, भैंस डूबो, ठीक है। एक अपन इस तरीके से क्या बोलते हैं, भैंस डूब गई, है ना, तो भैंस डूबो एक ट्रिक है ये, ठीक है। आप ऐसा ना करें, ये वैसे है नहीं, वो अपन ने थोड़ा याद करने के लिए बनाई गई। जैसे भैंस से अपन, भैंस तो को मैथ तो कुछ होता नहीं इसलिए भैंस कह सकते हैं, तो माँ से याद रख लेना आप तो कि देखो मैथिली क्या रखी, कौन कौन सी जोड़ी गई, मैथिली, ठीक है, संथाली, है ना, क्योंकि भैंस ही डूब सकती इसलिए मैंने भाषा बना दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो मैथिली, संताली, डॉ से क्या हो जाएगी, डोंगरी, ठीक है, और एक और क्या हो जाएगी, बा से हो जाएगी बोडो। देखिए आपको शब्द मिल जाएंगे, तो जो अक्षर आपको जो पहले ही मिल गए तो आपको याद करने में सरलता पड़ेगी। देखिए आपने 14, फिर ये एक जोड़ी सिंधी, फिर हमने 3 जोड़ी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और चौथी जोड़ी कौन सी, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो, है ना। तो इस तरीके से कौन कौन सी जोड़ी गई, 4 भाषा जोड़ी गई, है ना। तो अब कितनी हो गई टोटल, ठीक है, बोडो, है ना, कितनी हो गई, 22 भाषाएं। अब आपको देखना, आप इसमें अब ये भाषा है तो इसमें ऐसा नहीं है जिसके हर भाषा को जोड़ दिया है, बहुत सी बड़ी बड़ी भाषाएं। देखो अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश जो है बहुत चलती है, बहुत पॉपुलर इंग्लिश चल रही है अपने देश में, लोग गर्व करते हैं कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं इस पर। तो इंग्लिश तक अंग्रेजी जो भाषा है उसको हमने मानक भाषा नहीं माना। हरियाणवी देखो आप, बड़े क्षेत्र में हरियाणा के उधर हरियाणवी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, फिर भी हरियाणा को नहीं जोड़ा गया इसमें। फिर हम बात करते हैं इसकी भोजपुरी आपने देखा, भोजपुरी फिल्में वगैरह भी आती हैं, लेकिन उसको भी इसमें मानक भाषा नहीं माना, ठीक है। अब हम अगली जो अनुसूची है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो बड़ी होती जा रही है। अगली जो अनुसूची है तो वो हम पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है हाजिर करने में। जो अगली हम अनुसूची पढ़ेंगे कौन सी, 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वें नंबर पे 9वीं अनुसूची।
तो 9वीं अनुसूची में आपको कुछ ज़्यादा नहीं रखना है, इसमें एक ही बात रखना है कि 9वीं अनुसूची जो थी ये प्रथम संविधान संशोधन था। इसमें पहली बार जो संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, जो प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें क्या था कि जो राज्य द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार था, है ना, मतलब जो संपत्ति का जो राज्य के अंतर्गत जो अधिग्रहण करने के लिए था उसके बारे में हैगा जी। तो आपको एक तो याद रखना कि प्रथम इसमें क्या था, संविधान संशोधन किया था, है ना, वो संशोधन कब 1951 में, ठीक है। उसके तहत इसको जो था वो जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। और इसमें क्या था, तो इसके अगर हम बात करते हैं क्या था इसमें कि भूमि अधिग्रहण, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें जो भूमि से संबंधित था जो, है ना, तो ये भूमि के बारे में बात करें, जमीन जिसकी हम बात करते हैं, तो आपको तो भूमि संबंधित जो था ना, भूमि संबंधी सुधार की हम बात करते हैं। उस टाइम क्या ऐसे ही कई सारी समस्याएं आ रही थी, भूमि संबंधी सुधार के लिए लाई गई थी अनुसूची, है ना। इसमें क्या था कि इसको संपत्ति का अधिकार, आपने मौलिक अधिकार में हम पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार दिया गया। तो इसमें क्या कुछ हम जिस सरकार लोक हित में काम कर रही थी तो उसमें समस्याएं आ रही थी, लोग बागों की अगर ज़मीन आ जाए, है ना, तो उसमें भी समस्या आ रही थी, लोग बाग न्यायालय पहुंच जाते थे। तो इसमें क्या था कि फिर न्यायालय में अगर 9वीं अनुसूची में रख दिया ना, तो उसके लिए हम क्या न्यायालय में नहीं जा पाते, ठीक है। न्यायालय में क्या होता है, ये न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकते इसमें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 2007 से है ना, 2007 से इसमें क्या कर दिया है कि न्यायालय में आप इसको चुनौती दे सकते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों का इसमें हनन हो रहा है तब हम इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। पहले लेकिन इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई कि हम इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो भूमि जो अधिग्रहण या सुधार से संबंधित अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आएगा कौन सी, 9वीं अनुसूची में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। तो आपको यही रखना है कि इसको न्यायालय में 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, ठीक है, क्योंकि पहले नहीं दे सकते थे, लेकिन वर्तमान में न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। चुनौती दे सकते हैं यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, अधिकारों का हनन हो रहा हो तो, ठीक है दोस्तों। जब हम दे सकते हैं तो भूमि संबंधी सुधार की और जो मौलिक अधिकारों का न्यायालय में जो चुनौती दे सकते हैं उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो किस में, 9वीं अनुसूची में। अब हम करते हैं 10वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं थोड़ी सी आपको याद रख लेना है, इसमें कोई ट्रिक अपन ने नहीं लगाई। 10वीं अनुसूची की हम बात करेंगे, 10वीं अनुसूची, ठीक है। तो इसको हम 10 से हम कर सकते हैं दल बदल, ठीक है। दल बदल से संबंधित है ये अनुसूची, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, दल बदल से संबंधित जो थी उसके लिए जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, ठीक है। और ये कब जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, कब जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन के बाद संशोधन में जोड़ी गई थी। अब ये तो पूरे संविधान मैंने आपको बताया था संशोधन करके ही जोड़ेंगे इनमें, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है। अब इसको जोड़ने की क्या जरूरत थी फ्रेंड्स, देखिए क्या हुआ था, आपने देखा 1984 तक इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री रही थी, इसके बाद आ गए थे उनके पुत्र राजीव गांधी। तो उस टाइम क्या था कि बहुत सारी छोटे छोटे पार्टियां भी बन गई थी। तो चुनाव हुए जब, तो पार्टियां जो जीत के आ जाती थी, छोटे छोटे उससे प्रतिनिधि आ जाते थे, तो वो क्या करते, जीतने के बाद उन्हें जहाँ लाभ मिला, लालच मिला, वहाँ पे वो चले जाते थे। तो उससे क्या होता था, अब हमारी पार्टी से कोई जीत के गया, दूसरी पार्टी में जाके मिल जाए तो हमारी सरकार भी गिर जाती थी, कहीं कहीं ऐसा भी स्थिति बन जाएगी, है ना।
राज्य में हैगी, राज्य में से कोई ने अभी देखा कुछ साल, एक साल पिछली साल ही देखा होगा, मध्य प्रदेश में ऐसे ही हुआ था दल बदल के था। तो लेकिन अब दल बदल गए थे, लेकिन उसमें अब जो कानून आ गया था इसलिए ये स्थिति बन गई थी कि जो कांग्रेस छोड़ के जो भाजपा में गए थे, देखा हो मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के साथ जो विधायक चले गए थे, मंत्री विधायक, तो उनकी क्या सदस्यता रद्द हो गई थी। अगर दल बदल कानून नहीं होता तो वो उसमें पे चले जाते तो विधायक बने रहते, लेकिन उपचुनाव हुआ था, कुछ लोग इसमें हार भी गए थे। तो ऐसी स्थिति थी, इसके लिए लाया गया था दल बदल कानून। इसमें अगर आप किसी पर जिस भी, जैसे आज मान के चलो आप कांग्रेस से या बीजेपी किसी भी पार्टी से, आप किसी एक पार्टी से जीत के आए हो, अगर आप जीतने के बाद आप एमपी बन गए या एमएलए बन गए, इसके बाद अगर आप दूसरी पार्टी में चले जाते हो, है ना, पार्टी के, है ना, तो इसमें क्या होगी, आपकी जो पद है, आप जो भी सांसद हो, विधायक हो, तो आपको वो क्या हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, मतलब आप फिर पद वो नहीं बढ़ाओगे, एमपीज वगैरह एमएलए नहीं रहोगे, है ना। इसके भी नियम है, दल बदल के एक नियम दिया गया है कि अगर आप पार्टी जाना चाहे, जैसे पूरी की पूरी पार्टी अगर किसी पार्टी में मर्ज होना चाहे तो वो हो सकती है ना। अगर आप किसी पार्टी के सदस्य हो और आप चुनाव जीते हो, उसके बाद यदि आप जाते हो तो फिर उसमें दल बदल कानून लगता है ना, और आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसके लिए जोड़ा गया था, 1985 में लाए थे दल बदल कानून के लिए, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, ये किसके लिए थे, दल बदल के लिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आप 11वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो लास्ट हमारी अनुसूचियाँ दोनों हैं, तो दोनों ही आई हैं किसके लिए, आपका स्थानीय स्वशासन के लिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो 11वीं अनुसूची है, ठीक है, तो कौन सी है जी, 11वीं अनुसूची की मैं बात करूँगा। तो 11वीं अनुसूची जो है वो किसके लिए लाई गई थी, जो कब आई थी, पहले तो आपको ये रखना है कि 1992 में आया था, लेकिन ये 93 में कंप्लीट हुई थी, 92-93 आप याद रख सकते हो, ठीक है, ईस्वी में। और कौन सा जो था, तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था। संवैधानिक संशोधन, जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें लाया गया था, इसमें लाया गया था पंचायती राज, किसके, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पंचायती राज का ना इम्पोर्टेंट है, और अनुसूचियों से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। पंचायती राज की हम बात करेंगे, तो पंचायती राज कौन सी, 11वीं अनुसूची में इसको हम लाए थे, पंचायती राज को, है ना। तो संविधान संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन था, ये आपको याद रखना, 92-93 में। और 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, पंचायती राज से। अब पंचायती राज आप जानते हो, ये ग्राम में जो सबसे छोटी इकाई रहती है, जहाँ से ग्राम सभा में तो हर एक जो वोटर लिस्ट में नाम है उसके सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ग्राम सभा में देखा हो, ग्राम पंचायत रहती है, उसमें से ग्राम पंचायत में देखा हो सरपंच चुने जाते हैं, है ना। तो अब ग्राम पंचायत में जो रहती है, तो उसमें स्थानीय शासन बोलते हैं जिनको हम, और उसमें 29 विषय पर इनको, उनके पास अधिकार रहते हैं, 29 विषय पे वो काम करती हैं। तो अगर इनकी बात करें पंचायत राज में विषय की बात करें, तो इसमें ध्यान रखना 29 विषय रहती हैं, ठीक है, होते हैं किसमें, पंचायती राज में, ठीक है, जो ग्राम पंचायत वगैरह उसमें रहती हैं। तो ये 29 विषय, आपको 29 विषय पे काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। और ठीक है, और अगली जो अनुसूची हमारी आई है 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची जो थी वो कब आएगी, 1993 के 74वां जो होगा, 74वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। 74वें संवैधानिक संशोधन में ये आई थी कौन सी, 12वीं अनुसूची, जिसमें आया था क्या, ये शहरी के लिए, देखो ग्राम के लिए तो ये वही आपकी पंचायती राज, अब शहर के लिए भी आना पड़ेगा। तो शहरी क्षेत्र में आप याद रख सकते हैं, शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन मतलब वहाँ का, यहीं के जो स्थान के लोग वहीं के शासन करें, उसके लिए आएगा। तो इसमें अगर आपसे बात करेंगे विषय की, तो विषय इसमें कितने थे, 18 विषय देखिए, जबकि इसमें 29 विषय थे, है ना। तो उनके पास ज़्यादा विषय रहते हैं, इन पे 18 विषय रहते हैं। 18 विषय जैसे रोड डलाना, नाली वाल साफ सफाई, लाइट वाइट, बिजली की व्यवस्था करना, इस तरीके से ये अनुसूचियों में रहता है। तो आपने कौन कौन सी हमने पढ़ी,
इसमें कितने 29 विषय। पंचायती राज जो 11वीं अनुसूची में आया था, क्वेश्चन आता है पंचायती राज 1992 में आया था, 93 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया था, है ना। अप्रैल के में हुआ था, इसलिए अप्रैल में देखा हो पंचायती राज दिवस भी हम मनाते हैं, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन था, 29 विषय रखे गए। और ये 12वीं अनुसूची में कितने 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। शहरी क्षेत्र में देखा, नगर पालिका, नगर पंचायत, जो नगर निगम रहते हैं उनके बारे में हैगा जी, 74वां संशोधन में हुआ था ये। और 18 विषय पे ये काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये हुई 12 अनुसूचियाँ, आप बड़े आराम से इनको याद कर सकते हैं। 12 अनुसूचियों को बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में पूरा समझाया इनको। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा छूट गया हो तो आप बुक्स के माध्यम से भी आप और कुछ बचा हो, वैसे तो लगभग मेरे तरफ से तो करा दिया, आप कोई सी बुक से ही पढ़ सकते हो, उनमें भी पूरा ऐसा ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो एक बार और अपन फटाफट रिवाइज कर सकते हैं कि पहली अनुसूची में जिसमें बात करते हैं, ए से हमने ट्रिक बनाई थी, ऑल इंडिया के बारे में करते हैं, जिसमें राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची थी जो हम बी से याद किया था, बी से वेतन और भत्ते, जिसमें राष्ट्रपति और बड़े बड़े जो रहते हैं शासन के और प्रशासन के, जो उनको मिलती है वेतन भत्ते दिए जाते हैं। सी तीसरी में था। सी से हमने किया था शपथ जो रहती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको सबको जो जजेज जिनको शपथ दिलवाई जाती है उसके बारे में था। और डी से हमने याद किया था डिवीज़न, मतलब राज्यसभा में राज्यों के कितने प्रतिनिधित्व रहेंगे। लेकिन 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा है, उनके जो उनमें से भी चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। फिर 5वां था, आपने देखा एस जैसा, एस से था SC ST का बारे में, जो प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, वो है 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो 6वीं अनुसूची में हमारा स्वामी मैत्री करके हमने जो 4 राज्यों, पूर्व उत्तर के जो 4 राज्य हैं उनके बारे में ST याद रखना, उसमें SC नहीं रहेगा, सिर्फ ST के बारे में, जो प्रशासन के बारे में उनको विशेष प्रावधान है वो उसके बारे में है। 7वीं में हमने पढ़ा था 7 से सूची, तो 3 प्रकार की सूचियाँ बताई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें 57 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय रखे गए हैं। और राज्य सूची में जिसमें 66 विषय थे, उसमें 61 विषय कर दिए गए हैं। ये आपको राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर राष्ट्र हित का कोई कानून की बात आ जाती है तो इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। फिर हम बात करते हैं समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय थे, 5 उसमें से कम करके समवर्ती में रख दिए गए थे, तो कितने हुए 52 विषय। इन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन रहती है इसमें भी, केंद्र सरकार। फिर हमने 8वीं अनुसूची पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। जो मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था उस टाइम 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में देखा राज्य भी बढ़ गए थे, है ना। तो ऐसे हमने इसमें 8 भाषाएं और बाद में बढ़ाई गई थी, जिसमें पहली जो भाषा बढ़ाई गई थी वो सिंधी थी। फिर हमने 3 और बढ़ाई गई, नेकोमणि, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। फिर अगली जो भाषा जोड़ी गई, अगला जो संवैधानिक संशोधन करने के बाद जो अगली भाषा जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे अपन ने भैंस डोबो के ट्रिक से बनाया था, जैसे मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो, है ना। 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। फिर हमारा आया था 9वीं अनुसूची। ये 8 तो मूल संविधान में थी, ये 9 से 9, 10, 11, 12 4 जो अनुसूचियाँ थी ये बाद में जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची में आया था आपका कौन सा, भूमि संबंधी सुधार के लिए जो एक वो अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें राज्यों के अंतर्गत अधिग्रहण की जैसी व्यवस्थाएं थी इसमें। और इसमें एक और याद रखना कि न्यायालय में चुनौती, इसको 9वीं अनुसूची में अगर किसी को डाल दिया तो उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। हाँ, न्यायालय में चुनौती, लेकिन वर्तमान में 2007 के बाद ऐसा कर दिया कि वर्तमान में आप उसमें चुनौती दे सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फ्रेंड्स हम उसमें न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची हम पढ़ेंगे, दा से दल बदल हमने याद किया था। दल बदल की हम बात करते हैं। दल बदल राजनीतिक पार्टियों में जो MPs या MLA जो बन जाते हैं उनको दल बदल, उनके बारे में है। किसी पार्टी से जीत कर अगर आप दूसरी पार्टी में मिल जाते हो जीतने के बाद, तो आपका दल बदल कानून लगता है और आपकी सदस्यता रिक्त हो जाती है, रद्द मानी जाती है, तो है ना। उसके भी नियम मैंने आपको बताया था। अगला 11वीं अनुसूची हमने पढ़ी थी, जिसको आई थी आपकी 73वें संवैधानिक संशोधन में। तो उसमें जो था आपका पंचायती राज बताया गया, जिसमें पंचायती राज में 29 विषय रखे गए थे। और 12वीं अनुसूची आई थी फ्रेंड्स शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के लिए, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख है। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए हैं फ्रेंड्स। ये आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है, रिवाइज करा दिया बहुत अच्छे से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक
सबको बताएं इसके बारे में कि ताकि लोग बाग इनको समझ सकें। फ्रेंड्स, अकेले यही नहीं है कि हमें एग्ज़ाम दें तभी इनको सीखें, ये हमें नॉलेज इतना तो होना चाहिए, हम हमारे संविधान के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या कानून है, किस तरीके के। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।